नमस्कार छात्रों, मैं मंटू कुमार आज से प्रत्येक दिन अपने यूट्यूब चैनल एमएस ट्रेनिंग पॉइंट पर प्रत्येक दिन रात्रि 8 पीएम पर ऑनलाइन होऊंगा और आप छात्रों को प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जानकारियाँ ज़रूर दूंगा। मैं जानता हूँ कि आप जैसे छात्रों को कुछ सुविधा ना मिल पाने के कारण रिजल्ट में सुधार नहीं हो रही है। इसलिए मैं रिजल्ट को सुधारने का पूर्ण कोशिश करूँगा। अगर आप प्रत्येक दिन 8 पीएम रात्रि को हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ट्रेनिंग पॉइंट पर ऑनलाइन होंगे तो आपको कुछ न कुछ जानकारियाँ डेली ज़रूर मिलेंगे। तो आइए मैं क्या कहूँ, बहुत ही खुशी की बात है कि मैं आज आप लोगों को आपके प्रति कुछ न कुछ आज से ही क्लास का शुरुआत कर रहा हूँ, जो हमारे चैनल एमएस ट्रेनिंग पॉइंट पर उपलब्ध होंगे। जो आप आज क्लास लेंगे, क्योंकि आज से ही इस क्लास का शुरुआत की जा रही है। क्लास लेने के बाद आपको इस चैनल पर सारे चैप्टर के वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग बाद में जाकर भी वीडियो के माध्यम से कुछ न कुछ फिर उसको रिवीजन कर सकते हैं। तो आइए आज क्लास का शुरुआत होने जा रही है। क्लास का शुरुआत प्रत्येक दिन रात्रि 8 पीएम पर हमारे यूट्यूब चैनल एमएस ट्रेनिंग पॉइंट पर उपलब्ध की जाएगी, जो आप लोगों को आगे रिजल्ट के लिए मार्क्स लाने में बहुत से मदद कर सकती है। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को कुछ न कुछ जानकारियाँ डेली ज़रूर देंगे। तो आइए हम जानते हैं कि प्रत्येक शुभ काम शुरू करने से पहले कोई ईश्वर या माँ की वंदना ज़रूर की जाती है या स्तुति ज़रूर की जाती है। तो हम जानते हैं कि ज्ञान की देवी, शिक्षा की देवी माँ सरस्वती खुद है। विद्यार्थियों को तो कर्म करना चाहिए। ईश्वर भी कहते हैं, माँ सरस्वती भी कहती है कि आप कर्म कीजिए, फल तो मेरे हाथ में है। इसलिए हम सभी टीचर और विद्यार्थियों का परम कर्तव्य है कि हम लोग एकदम तन मन पूरा निछावर करके शिक्षा को कर्म से प्राप्त करें। बाकी तो माँ सरस्वती के हाथ में, रिजल्ट तो या तो फल तो वह खुद देगी। माँ सरस्वती भी कहती है कि आप कर्म करो, फल तो मैं जरूर दूंगा। जो ज्यादा कर्म करते हैं उसको माँ सरस्वती मीठा फल देती है, और जो बहुत कम कर्म करते हैं उसको खट्टा फल भी देती है। इसलिए बहुत ज्यादा कर्म कीजिए, एकदम कर्मठ होकर
परिश्रमी होकर कर्म कीजिए और माँ सरस्वती के हाथ से मीठा फल प्राप्त कीजिए। इसलिए मैं भी आप लोगों के प्रति रिजल्ट के सुधार के लिए प्रतिदिन 8 पीएम रात्रि को डेली ऑनलाइन होऊंगा और आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कुछ न कुछ जानकारियां जरूर प्राप्त कराऊंगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक काम शुभ काम शुरू करने से पहले माँ की स्तुति, माँ की वंदना जरूर कर लेनी चाहिए ताकि वह काम सफल होए। तो आइए हमारे इस शुभ काम में आप लोग भी, आप सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि आप लोग मेरे साथ दें। मेरे द्वारा एक लिखित एक सॉन्ग है, एक गीत है जो माँ सरस्वती की वंदना स्तुति है। तो आइए माँ सरस्वती की वंदना से हम लोग इस शुभ काम का शुरुआत करते हैं। आइए। ज्ञान के त देवी तू हौआ ये मैया, तोरे बिना शिक्षा अंधकार, बीड़ा में अटकल बा ज्ञान हो मैया तोरे, बीड़ा में अटकल बा ज्ञान हो, बीड़ा में अटकल बा ज्ञान हो मैया तोरे, बीड़ा में अटकल बा ज्ञान। नमस्कार, थैंक यू। चलिए, वंदना स्तुति के माध्यम से तो इस काम का शुरुआत हो चुका और आगे भी हम चाहेंगे कि आप लोग प्रतिदिन इस YouTube के माध्यम से डेली ऑनलाइन होइएगा और कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त जरूर कीजिएगा। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत से जानकारियां प्राप्त होंगे और ताकि बोर्ड के एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स लाकर अपने परिवार, अपने मम्मी पापा, अपने कोचिंग, अपने ट्यूशन, अपने स्कूल, अपने गांव, अपने प्रखंड, अपने जिला, अपने राज्य, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। एकदम हमारा विश्वास है कि आप लोग डेली अगर हमसे जानकारियां लेते रहेंगे तो आप लोगों को बहुत से जानकारियां प्राप्त होंगे और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने में मदद होगी। बाकी आइए हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारियां प्राप्त कराते हैं। आइए, मैं मंटू कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल MS ट्रेनिंग पॉइंट के माध्यम से आइए जानकारी प्राप्त कराते हैं। हो गया। हेलो बच्चों, मैं आज से ऑनलाइन क्लास चलाने जा रहा हूँ, इसलिए अभी सूचना दे रहा हूँ। आइए बच्चों, आज से ऑनलाइन क्लास का शुरुआत होगी, इसलिए आप लोग स्वेच्छापूर्वक ऑनलाइन क्लास पर फोकस करें और बाकी क्या कहें। आइए बाकी क्लास में कुछ। थैंक यू। नमस्ते छात्रों, आइए आज हम ऑनलाइन क्लास का शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए, ऑनलाइन का क्लास आज रात्रि 8 PM पर
शुरू करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आज हम पहला पाठ, बायोलॉजी का पहला पाठ जैव प्रक्रम पढ़ाने जा रहे हैं। बायोलॉजी का पहला पाठ है जैव प्रक्रम, ठीक है। और जैव प्रक्रम सबसे पहले जानना जरूरी है कि जैव प्रक्रम है क्या, ठीक है। जैव, यहां पर देखिए जैव, जैव का मतलब होता है जैव मंडल में, यानी कि जहां पर, यहां जो पृथ्वी है जहां पर जीव निवास करते हैं ना, वही सब जैव मंडल है। जहां जहां जीवों का निवास स्थल है वह सभी जैव मंडल है, ठीक है। प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब होता है एक क्रिया, एक बनावट, एक माध्यम जिसमें कोई भी जीव अगर मान लीजिए कि कोई काम करके अपने आप को जीवित रखते हैं, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वह सब जैव प्रक्रम है। इसलिए जैव प्रक्रम का परिभाषा होता है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। तो देख रहे हैं कि कह रहे हैं यहां पर कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इसका कहने का मतलब है हम कौन कौन से या कोई भी जीव कौन कौन से क्रिया करेंगे जिससे उस जीव का या हम लोगों का रक्षा होगा, सुरक्षा होगा, जिससे हम आसानी से जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो हम कौन कौन से क्रिया करते हैं जिनसे हम जिंदा रहते हैं, तो हम यही क्रिया न करते हैं। पोषण, यानी कि भोजन खाते हैं तो पोषण करते हैं, सांस लेते हैं यानी कि श्वसन, और हम लोग के शरीर में जो भी खाद्य पदार्थ यानी कि भोजन जाता है या तो पानी जाता है, जल जाता है, उसका यानी कि अंदर लेकर जो भी मान लो कि उपयोगी पदार्थ होते हैं उसका उपयोग करते हैं, और जो हानिकारक पदार्थ होते हैं यानी कि अनुपयोगी, उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं। तो वहां हो गया उत्सर्जन। और साथ ही साथ हम लोग का शरीर में भोजन, जल और खून का एक भाग से दूसरे भागों में हमेशा परिवहन होता रहता है, इसलिए परिवहन भी एक जैव प्रक्रम है। क्योंकि बिना श्वसन के, बिना पोषण के, बिना उत्सर्जन के, बिना परिवहन के हम लोग जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए ये सभी क्रियाएं जैव प्रक्रम है, क्योंकि इन्हीं सब क्रियाओं से ही हम लोग जिंदा रह पाते हैं, ठीक है। तो जैव प्रक्रम का अभी परिभाषा बोले हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का रक्षा होता है, अनुरक्षण होता है, वहां सब क्या है, जैव प्रक्रम है। तो पहला पाठ की तरफ चलते हैं, और पहला पाठ है जैव प्रक्रम। और जैव प्रक्रम का पहला पाठ तो है, लेकिन पहला पाठ में पढ़ना है, इसमें पहला पाठ में चर्चा है जैव प्रक्रम यानी कि पोषण की, ठीक है। तो पहला पाठ में चर्चा है पोषण की, ठीक है। तो आइए पोषण के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। पोषण, पोषण, पोषण का मतलब तो हम लोग जानते हैं, सिंपल भाषा में कहे तो पोषण का मतलब होता है यानी कि भोजन, यानी कि भोजन करके अपने आप को रक्षा प्रदान करना, यही है पोषण। लेकिन साइंस के अनुसार पोषण का भी परिभाषा होती है, ठीक है। तो आइए पोषण के बारे में, इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। इसमें कहता है
पोषण में वैसी क्रियाएं, वैसी क्रिया जिनसे, यानी कि जिन क्रिया में, जो क्रिया में पोषक तत्वों को ग्रहण कर, यानी कि भोजन को ग्रहण कर, खाद्य पदार्थों को ग्रहण कर, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका सही इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे? उसका सही इस्तेमाल करेंगे, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा होता है पोषण का वे सारी क्रियाएं जिनसे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका सही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हम लोग पोषण कर लिए और उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, उससे हमको एनर्जी प्राप्त नहीं होता है, तो साइंस के अनुसार वहां पोषण नहीं है। अगर क्योंकि भोजन में बहुत सारे पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और तरह तरह के विटामिन, ठीक है, तो इसमें क्या होती है कि जो भी भोजन होती है या जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं उसको हम लोग ग्रहण करेंगे और उस भोजन को अंदर अपने शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाकर उसका एनर्जी के रूप में अगर उसको हम परिवर्तित करेंगे, उससे हम एनर्जी प्राप्त करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, तो हम समझेंगे कि यह सही पोषण हुआ। इसलिए पोषण का परिभाषा होता है वैसी क्रिया जिनसे कोई भी जीव पोषक तत्वों को, क्या, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका सही इस्तेमाल करते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण के बारे में अब तो हम जान चुके हैं। अब आगे चलते हैं पोषण के प्रकार पर। ठीक है, आइए देखते हैं पोषण के प्रकार। कहते हैं पोषण का मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला स्व पोषण और दूसरा है पर पोषण। पहला है स्व पोषण और दूसरा है पर पोषण। ठीक है, पोषण का मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, यानी कि पोषण मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार। पहला स्व पोषण और दूसरा पर पोषण। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं कि स्व पोषण क्या है, पर पोषण क्या है। ठीक है, स्व पोषण, स्व, इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है। ठीक है, स्व पोषण, स्व का मतलब होता है अपना, और पर का मतलब होता है पराया, यानी कि दूसरों का। ठीक है, स्व यानी कि अपना पोषण, पर यानी कि पराया, दूसरों का पोषण। ठीक है, आइए स्व पोषण और पर पोषण के बारे में जानते हैं। ठीक है, स्व पोषण यानी कि स्व पोषण उस पोषण को कहते हैं जिसमें कोई भी जीव, अगर कोई भी जीव अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, अपने भोजन के लिए वह दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है, वह अपना खाना स्वयं बनाएंगे, स्वयं खाएंगे, उस प्रकार के पोषण को स्व पोषण कहते हैं। यानी कि इसमें दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेंगे, यह अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और स्वयं खइबो करेंगे। ठीक है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेंगे, इस प्रकार के पोषण को स्व पोषण कहते हैं। और जो जीव ऐसा पोषण करते हैं उस जीव को स्वपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपोषी। ठीक है, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, दूसरों जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, उस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। और उस प्रकार के जीव को, यानी वैसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे पर पोषण पर। ठीक है, पर पोषण कहता है वैसे जीव या वैसा पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए, अपना पोषण के लिए क्या करते हैं कि दूसरों जीवों पर, देख रहे हैं कि यहां पर पोषण यानी कि पराये पोषण,
तो इस प्रकार के पोषण में कोई भी जीव दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। वह अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, अपना खाना स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। वह अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर, ठीक है, निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। दूसरे जीवों पर आश्रित रहेंगे, उस प्रकार के पोषण को परपोषण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई जीव अपना भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसका नाम है परपोषण, यानी कि पराये पोषण। पराये द्वारा बनाया हुआ पोषण को परपोषण कहते हैं। दूसरा जीव बनाएंगे और दूसरा जीव खाएंगे। ठीक है, तो जो जीव बनाते हैं, जो जीव बनाते हैं और स्वयं वह जीव खैबो करेंगे तो उसको सौ पोषण, जो बनाएंगे और जो खाएंगे उसे सौ पोषण। लेकिन जो बनाएंगे तो उसको सौ पोषण हुआ, लेकिन दूसरा जीव अगर खाएंगे वो बनाए नहीं है, उसको बोलते हैं परपोषण। यानी कि परपोषण में कोई भी जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं परपोषण। और जो जीव दूसरों जीवों द्वारा बनाए हुए भोजन को खाते हैं, उस प्रकार के पोषण को परपोषण, और उस प्रकार के या वैसे जीवों को परपोषी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परपोषी। ठीक है, जो जीव अपना खाना स्वयं बनाते हैं, स्वयं खाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उस प्रकार के जीवों को परपोषी, उस प्रकार के पोषण को स्वपोषण। और जो जीव दूसरों जीवों पर अपना भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, वह अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं, वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उस प्रकार के पोषण को परपोषण। ठीक है, और वैसे जीवों को परपोषी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? स्वपोषण किसे कहते हैं बोलो तो? यानी कि स्वपोषण यानी कि वैसे पोषण जिसमें कोई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित करते हैं, उस प्रकार के पोषण को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, और उस ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं, परपोषण। इसमें कोई भी जीव अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, वह दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसका नाम है परपोषण। यानी कि पराये द्वारा बनाए हुआ भोजन और स्वयं खाएगा। ठीक ना, इसलिए उसको बोलते हैं परपोषण। दूसरा बनाएगा, दूसरा कोई खाएगा। ठीक है, और वैसे जीवों को परपोषी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, और इसमें एक चीज भूल रहे हैं कि स्वपोषण, स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, हरे पेड़ पौधे। ठीक है, स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि स्वपोषण यानी कि इसमें हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं, क्योंकि उसके पास हरित लवक होते हैं, और हरित लवक के उपस्थिति में कोई भी हरे पेड़ पौधे सूर्य से प्रकाश लेकर और वायुमंडल से CO2 और मिट्टी से जल लेकर वह अपना खाना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या करते हैं कि अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए स्वपोषण में हरे पेड़ पौधे आते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधे कभी भी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, वहां हरित लवक के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में अपना खाना स्वयं तैयार करते हैं। ठीक है, इसलिए स्वपोषण में कौन जीव आते हैं? हरे पेड़ पौधे। ठीक है, आगे देखते हैं परपोषण। अब देखिए परपोषण में कौन कौन से जीव आते हैं। परपोषण में जैसे जितना भी, मान लीजिए कि पादप को छोड़कर, यानी कि जैसे हो गए जंतु जगत में जितना भी जीव आते हैं ज्यादातर परजीवी ही होते हैं, यानी कि परपोषण में ही आते हैं, क्योंकि यह अपना पोषण के लिए, जैसे मनुष्य, ठीक है, और सब जानवर जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, बकरी, भालू, बैल, यह सब यानी कि जो जीव है सब आते हैं परपोषण में, यानी कि वह सब कहलाते हैं परपोषी। ठीक है, क्योंकि मनुष्य भी अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं,
मनुष्य अपना भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, इसलिए मनुष्य को परपोषी बोलते हैं। और मनुष्य परपोषण में आते हैं क्योंकि अपना भोजन वह स्वयं नहीं बनाते हैं। और सब जानवर हैं, हाथी, बैल, भैंस, जितना भी है सभी आते हैं परपोषण, क्योंकि वो भी हरे पेड़ पौधे जैसे घास हो गया या तो अन्य जीव पर भी निर्भर रहते हैं। इसलिए मनुष्य और जानवर आते हैं परपोषण में, इसलिए मनुष्य और जानवरों को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। ठीक है। और सौ पोषण में आते हैं हरे पेड़ पौधे, क्योंकि कभी भी हरे पेड़ पौधे को आप लोग किसी भी जीवों पर आश्रित होते नहीं देखा होगा। वह चुपचाप एक जगह रहते हैं और एक ही जगह रहकर प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं कि सूर्य से प्रकाश लेते हैं क्लोरोफिल की उपस्थिति में। और क्लोरोफिल जो होता है वहां पाया जाता है हरित लवक में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है। क्लोरोफिल। ठीक है। तो यहां पर कहता है हरे पेड़ पौधे कभी भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। कौन क्रिया द्वारा? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी हरे पेड़ पौधे अपना भोजन को यानी कि बनाने के लिए सूर्य से प्रकाश लेते हैं, वायुमंडल से CO2 लेते हैं। ठीक है। और मिट्टी से जल लेते हैं और इन सभी की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ठीक ना। इसलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषण यानी कि स्वपोषी कहते हैं, क्योंकि यह अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा। लेकिन परपोषण में जो मनुष्य और जानवर आते हैं, मनुष्य के पास अपना क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल नहीं होते हैं। मनुष्य के शरीर में क्लोरोफिल नहीं पाए जाते हैं, जिसके चलते वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना तैयार नहीं कर सकते हैं। और वह जब मनुष्य सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना नहीं तैयार करेंगे, ठीक है, तो उसे हम परपोषी ही कहेंगे, क्योंकि मनुष्य अपना खाना स्वयं नहीं तैयार करते हैं, स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं, वह हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधे स्वपोषक और परपोषण में मनुष्य और जानवर। ठीक है। मनुष्य और जानवर आते हैं क्योंकि मनुष्य और जानवर हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, यह किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं, इसलिए स्वपोषण स्वपोषी कहते हैं। और मनुष्य और जानवर हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, इसलिए इसको परपोषण की परपोषी कहते हैं। ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आइए आगे देखते हैं स्वपोषण परपोषण। स्वपोषण का कोई भी प्रकार नहीं होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, वह अपना खाना स्वयं संश्लेषित करते हैं। जितना भी पादप जगत में पेड़ पौधे होते हैं सभी आते हैं स्वपोषण में। ठीक है। तो इसमें हरे पेड़ पौधे आते हैं, इसका प्रकार नहीं है। ठीक है। इसका कोई भी प्रकार नहीं है। लेकिन परपोषण परपोषण के तीन प्रकार है। परपोषण के तीन प्रकार है। परपोषण के तीन प्रकार है। पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण। और दूसरा प्रकार है परजीवी पोषण। और तीसरा प्रकार है प्राणिसम पोषण। ठीक है। तो देखिए स्वपोषण का कोई भी प्रकार नहीं है और परपोषण के तीन प्रकार है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण और प्राणिसम पोषण। ठीक है। चलिए अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। मृतजीवी पोषण
कहते हैं मृतजीवी पोषक। इस प्रकार के पोषर में कोई भी जीव इस प्रकार के पोषर में कोई भी जीव अपने शरीर की सतह से अपने शरीर की सतह से किसी या कोई मरे हुए, मान लीजिए कि पौधा मर गए हैं, यानी कि पौधा गिर गए हैं मिट्टी में, ठीक है, मरकर यानी कि गिर गए हैं मिट्टी में, या तो कोई जानवर या मनुष्य अगर मर जाते हैं तो उसको भी या तो जमीन में दफनाते हैं या तो उसको जलाते हैं, ठीक है। तो वहां मरकर अगर वहां मिट्टी के अंदर यानी कि दफन है या तो मिट्टी में वहां गिर गए हैं कोई पेड़ पौधे, तो उससे मृतजीवी पोषक, मृत जीवी यानी कि मरे हुए जीवों से, मृत जीवी यहां पर कहता है मरे हुए जीवों से घुलित कार्बनिक, ऐसे भी तो प्रत्येक जीव कार्बन का रूप ही होता है, ठीक है। कोई भी जीव कार्बन का रूप ही होता है, क्योंकि वहां उसको जलाने पर वह जल जाते हैं, तो जल गए तो समझो कि वहां कार्बन है, ठीक है, तो वहां कार्बनिक कहलाते हैं। कहता है यहां पर कोई जीव अगर मर जाते हैं, चाहे वह पेड़ पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, अगर वह मर जाते हैं तो वहां सभी जीवों से अगर कोई दूसरे जीव अपने शरीर की सतह से जाकर अपने शरीर की सतह से जाकर उस मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और किस रूप में? घुलित कार्बनिक के रूप में। किस रूप में? घुलित घुलित कार्बनिक, घुलित कार्बनिक के रूप में, ठीक है। अगर कोई जीव मर गए हैं उसमें तो कार्बन होते हैं, और जो जीव जैसे कि बैक्टीरिया, कवक, जीवाणु, विषाणु, यह सब छोटे छोटे जो जीव होते हैं, यह सब जीव अगर मरे हुए जंतुओं जैसे जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, या पेड़ पौधे हो गया, जो भी मरकर अगर मिट्टी में गिर गए हैं, ठीक है, तो जो बैक्टीरिया, कवक या तो जीवाणु विषाणु होते हैं वहां जाते हैं और अपने शरीर की सतह से क्या करते हैं कि यह मरे हुए जीवों से क्या करते हैं? घुलित कार्बनिक के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो मरे हुए जंतुओं से जो अपना भोजन प्राप्त करता है ना, उस प्रकार के पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक ना। तो मरे हुए जो जीव है उससे अगर घुलित कार्बनिक के रूप में अगर दूसरा जीव अपने शरीर की सतह से प्राप्त करता है ना, तो उसे हम कहते हैं मृतजीवी पोषण, ठीक है। और वैसे जीवों को मृतजीवी बोलते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु, कवक, यह सब होते हैं मृतजीवी। यह मृतजीवी इसलिए होते हैं क्योंकि यह मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। दूसरा चलते हैं परजीवी। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के पोषण में यानी कि परजीवी पोषण में कोई भी जीव किसी दूसरे जीवों के शरीर में जाकर, चाहे वह अस्थायी रूप से चाहे अस्थायी रूप से, ठीक ना, अपना भोजन प्राप्त करता है, ऐसे पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे एक पौधा होता है अमरबेल, ठीक है, वह पौधा क्या करता है कि किसी भी वृक्ष में जाकर, चाहे आम का वृक्ष हो, चाहे पीपल, या कोई भी मोटे मोटे जो बरगद का वृक्ष होते हैं, वो सब वृक्षों से उसके ऊपर जाकर क्या होते हैं कि बस जाते हैं अस्थायी रूप से, क्योंकि वहां हमेशा ऊपर ही रहते हैं। जो हमेशा के लिए बस जाते हैं उसे हम बोलते हैं अस्थायी, ठीक है। तो अमरबेल एक उदाहरण है परजीवी पोषण का। अमरबेल अमरबेल क्या करते हैं कि किसी पौधे के ऊपर जाकर बस जाते हैं अस्थायी रूप से, और जो मिट, जैसे मान लीजिए कि यहां पर अब देखिए, मान लीजिए कि यहां या तो आम का वृक्ष है, ठीक है, इस आम के वृक्ष में मान लीजिए कि एक अमरबेल का मतलब बीज या तो पौधे यहां पर उग जाते हैं, छोटा सा देखे होंगे आप, यहां पर उग जाते हैं। तो जो यहाँ आम का वृक्ष है मोटा सा, या तो पीपल का या तो बरगद का जो वृक्ष है मोटा सा, यहाँ जो इसका जड़ है नीचे, तो यहाँ आम का जो वृक्ष है, यहाँ आम का वृक्ष,
या मोटा सा वृक्ष, आम का वृक्ष, या खाना तैयार करेगा, और जो बीच में छोटे से अमरबेल अमरबेल होते हैं ना, वहां खाना खाते हैं। ठीक है, तो खाना कौन तैयार किया? आम का वृक्ष, और खाया कौन? अमरबेल। ठीक है, इसलिए अमरबेल को बोलते हैं परजीवी पोषक। ठीक है, तो कहता है यहां पर वैसे पोषक जिसमें कोई जीव अस्थाई या अस्थाई रूप से किसी दूसरे जीवों का शरीर में रहकर, देख रहे हैं कि अमरबेल आम के वृक्ष के शरीर में ऊपर से है। ठीक है, तो यह ठीक है, अस्थाई रूप से है, हमेशा के लिए है। ठीक ना, तो अमरबेल खाना बनाया आम, और खाया कौन? अमरबेल। इसलिए अमरबेल को परजीवी बोलते हैं, क्योंकि यह आम खाना बनाया और खाया कौन? यहां अमरबेल। तो इसका परिभाषा होता है वैसे पोषक जिसमें कोई जीव दूसरों जीवों के शरीर में, देखो दूसरे जीवों के शरीर में, दूसरे जीवों के शरीर में जाकर अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम कहते हैं परजीवी पोषक। यानी कि खाना बनाया आम, खाया कौन? अमरबेल। ठीक है, और जैसे कि हम लोग का जो बाल है ना, इस बाल में एक क्या कहते हैं लोग? ढील कहते हैं, जू कहते हैं। ठीक ना, जू, ये भी जू, यानी कि देखो हम लोग का शरीर में रहते हैं, लेकिन यह अस्थाई रूप से नहीं। अमरबेल अस्थाई था ना, क्योंकि वह हमेशा के लिए था, लेकिन वह जू जो होता है, ढील जो होता है, वह अस्थाई होता है, क्योंकि हम लोग बाल अगर झाड़ते हैं तो वह गिर जाएगा नीचे। ठीक है, लेकिन जब तक वह रहेगा हम लोग के बाल में, हम लोग के सिर में, तब तक वह हम लोग खाना बनाएंगे और खाएगा कौन? वह जू। ठीक है, या तो एक होता है मलेरिया। ठीक है, वो भी हम लोग का शरीर के अंदर रहता है, हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक है, हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं, और हम लोग का एनर्जी वह प्राप्त करता है। ठीक है, ठीक है, वह अस्थायी रूप से रहता है। ठीक ना, लेकिन वह कहलाते हैं परजीवी। तो इसमें आ जाते हैं उदाहरण में, जैसे कि अमरबेल, मलेरिया, यह सब गोलकृमि। ठीक है, यहां सब आ जाते हैं परजीवी में। इसलिए इन सभी जीवों को परजीवी बोलते हैं, क्योंकि वह दूसरे जीवों के शरीर में जाते हैं और अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खाना बनाएगा दूसरा, और उसके शरीर में ऊपर से रहकर वह खाना खाता रहेगा, अस्थाई या अस्थाई रूप से रहकर। जो हमेशा के लिए रहेगा उसे हम अस्थाई बोलेंगे, जैसे अमरबेल। हम लोग के शरीर में जू होता है, ढील, वह हो गया अस्थाई, क्योंकि वह गिर भी जाते हैं, हमेशा के लिए वहां बाल में नहीं रहते। ठीक ना, लेकिन जब तक रहेंगे बाल में, वहां खाना हम बनाएंगे और खाता है वहां जू। ठीक ना, आइए अगला है प्राणी सम पोषक। प्राणी सम पोषक, प्राणी सम पोषक, इस प्रकार के पोषण में क्या होते हैं कि कोई भी जीव, प्राणी सम पोषक, इसमें कोई भी जीव अपना पोषण, ठीक ना, अपना पोषण के लिए मान लीजिए कि वहां पोषण कर रहा है। ठीक ना, तो आइए अगला है प्राणी संपोषण। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव अपना पोषण के लिए, ठीक ना, अपना पोषण करता है। कैसे करता है? ठोस या तरल पदार्थों के रूप में, ठोस या तरल पदार्थों के रूप में। जैसे जंतु पोषण करते हैं ना, जैसे मनुष्य हो गया और सब जानवर हो गए, ठीक ना, जैसे हाथी, बैल, भैंसी, सब पूरा मनुष्य कहो या और सब जानवर है ना, वो सभी जीव अगर मान लीजिए कि वहां पोषण कर रहा है, उसको हम लोग जंतु बोलते हैं। तो जंतु, मनुष्य या तो जानवर जैसे पोषण करते हैं ना, वैसा ही इसमें जो जीव आते हैं प्राणी संपोषण में, वैसा ही ठोस और तरल, जैसे हम लोग पानी भी पीते हैं, दूध भी पीते हैं, और ठोस पदार्थ के रूप में भोजन भी खाते हैं। ठीक ना, जैसे पाव रोटी हो गया, या तो रोटी हो गया, या तो भोजन चावल वाल सब, दाल वाल, सब्जी जो भी खाते हैं वह ठोस पदार्थ के रूप में खाते हैं। लेकिन दूध तो तरल है, पानी तो तरल है ना, तो वही कहता है प्राणी संपोषण में इसमें जो जीव आते हैं, जंतु जैसे भोजन करते हैं ना, वैसा ही इसमें का जीव भोजन करता है, जैसे तरल के रूप में, ठोस के रूप में। ठीक ना, तो वैसे पोषण को यानी कि प्राणी संपोषण कहते हैं, और वैसे जीवों को प्राणी समपोषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राणी समपोषी बोलते हैं। और इसमें जो जीव आते हैं, यानी कि यहाँ
जंतुओं के भोजन ग्रहण करने के विधि द्वारा तरल पदार्थों को और ठोस पदार्थों को वह ग्रहण करते हैं। लगता है कि मनुष्य है या तो लगता है कि जानवर है। जैसे मनुष्य और जानवर ग्रहण करते हैं वैसा ही इसमें का जीव भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। अमीबा पैरामीशियम एक प्राणी संपोषी जीव है। कैसा जीव है? प्राणी संपोषी जीव है, क्योंकि अमीबा और पैरामीशियम एक प्रोटोजोआ है। वह प्रोटोजोआ होते हुए भी, शैवाल होते हुए भी वह क्या करता है कि मनुष्य जैसे भोजन ग्रहण करता है ना, वैसा ही अमीबा और पैरामीशियम, या तो जानवर जैसे भोजन ग्रहण करता है ना, वैसा ही अमीबा और पैरामीशियम भोजन ग्रहण करते हैं। यह अपना भोजन तरल पदार्थों के रूप में भी भोजन ग्रहण कर लेंगे और ठोस पदार्थों के रूप में भी भोजन ग्रहण कर लेंगे। इसलिए अमीबा और पैरामीशियम को हम लोग प्राणी संपोषण के अंतर्गत लाते हैं, और ऐसे अमीबा और पैरामीशियम को हम लोग बोलते हैं प्राणी संपोषी जीव। ठीक ना? तो चलते हैं आगे। मृतजीवी में मरे हुए जीवों से अपना भोजन ग्रहण करना, और कैसे? तो अपने शरीर की सत्ता से। परजीवी में कोई जीव अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर दूसरे जीवों के शरीर में रहकर खाना बनाएगा दूसरा जीव, और जो हम रहे हैं ना अस्थायी या अस्थायी रूप से, हम लोग खाना खाएंगे। ठीक ना? यानी कि जो ऊपर से है अस्थायी या अस्थायी वह खाना खाएगा, और जो मोटा सा है यानी कि वृक्ष जो मेन वृक्ष है वह खाना बनाएगा। ठीक है? तो अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर जो खाना खाते हैं उसको बोलते हैं परजीवी, यानी कि परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण में इसमें जो जीव होता है तरल और ठोस पदार्थ के रूप में, ठोस पदार्थों के रूप में जंतु जैसे खाते हैं वैसा ही भोजन ग्रहण करता है, जैसे अमीबा और पैरामीशियम। इसमें मेढक भी आ जाते हैं, इसमें मनुष्य भी आ जाते हैं। ठीक ना? तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया की तरफ। ठीक है? प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण दे। तो यहां सब हम आंसर के रूप में दे सकते हैं। ठीक ना? यही सब प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई पौधे खाना तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा। ठीक ना? तो देखिए इसमें क्या होती है कि कोई भी पौधे, हम जानते हैं कि हरे पेड़ पौधे जो होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और वह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना बनाते हैं। ठीक ना? इसलिए आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण। ठीक है? क्या करते हैं कि हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल से क्या लेते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है? कार्बन डाइऑक्साइड लिया वायुमंडल से लिया CO2। ठीक है? और मिट्टी से, अपने मूल से यानी अपने जड़ द्वारा मिट्टी से लिया जल। क्या लिया? मिट्टी से जल, यानी कि मिट्टी से जल लिया, और वायुमंडल से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और सूर्य से प्रकाश लिया। सूर्य से क्या लिया? प्रकाश लिया। और किसके उपस्थिति में? तो पतिया में जो क्लोरोफिल होती है ना, पतिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लिया, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही खाना तैयार कर सकते हैं। ठीक ना? सूखा पेड़ पौधा नहीं। और हरे पेड़ पौधे जो होते हैं, हरे पेड़ पौधे के पत्तियों में हरित लवक होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और उन क्लोरोप्लास्ट में, हरित लवक में क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल का हिंदी होता है पर्णहरित। पर्णहरित होता है, क्लोरोफिल होता है। और हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लेते हैं और खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और खाना जब तैयार कर लेते हैं, उस खाने को, यानी कि जो भी तैयार करते हैं उसको बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज बोलते हैं। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
क्या होता है C6H12 और O6, यह ग्लूकोज का सूत्र है, इसको याद रखेगा लोग। और यहां वायुमंडल से CO2, मिट्टी से जल H2O, और पतिया में क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से क्या लिया, सूर्य से प्रकाश लिया। और पतिया में क्या है, पतिया में उपस्थित है क्लोरोफिल, पतिया में उपस्थित में क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य से प्रकाश लिया, ठीक है। और वह अपना भोजन बना लिया, किस रूप में, तो ग्लूकोज के रूप में, C6H12O6 रूप में ग्लूकोज बना लिया, और उसका सही इस्तेमाल करके अपना एनर्जी के रूप में वह तैयार किया। C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। और साथ ही साथ उपोत्पाद के रूप में, उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस भी बनाया, ऑक्सीजन गैस बनाया, जो हम लोग उसको ग्रहण करते हैं। पौधे लेते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से, पौधे तो ग्रहण किए CO2 वायुमंडल से ना, लेकिन अंत में देखो ग्लूकोज बनाने के बाद, भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनाया। ऑक्सीजन को उपोत्पाद इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि ऑक्सीजन का उपयोग दूसरे जीव करते हैं, जो परजीवी होते हैं ना, परजीवी यानी कि परपोषी होते हैं, वह ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, इसलिए ऑक्सीजन को उपोत्पाद कहते हैं। उपोत्पाद का मतलब होता है वैसा पदार्थ जो दूसरे जीव उसका उपयोग करे, ठीक ना, उसको बोलते हैं उपोत्पाद। तो ऑक्सीजन क्या है, उपोत्पाद है। और यहां पर अंत में बनाया H2O यानी कि जल बनाया। और जल जो कि अपने रंध्रों से, वात रंध्रों से, मूल रोमों से क्या करते हैं कि वह यानी कि वाष्पीकरण विधि द्वारा ऊपर हवा में निकाल देते हैं, वायुमंडल में छोड़ देते हैं, रंध्रों से, वात रंध्रों से, वाष्पीकरण विधि द्वारा, जिसको हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। यानी वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा पौधे जल को वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो उपोत्पाद के रूप में क्या बना, ऑक्सीजन। वाष्पोत्सर्जन क्या किया, H2O यानी कि जल किया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा। और कैसा मतलब भोजन क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। एक बार और देख लेते हैं, चलिए आइए। वायुमंडल से क्या लिया पौधा, प्रकाश यह जो प्रक्रिया है पूरा, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ही भोजन बनाते हैं, ठीक ना। इसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे वायुमंडल से क्या लेते हैं, CO2, ठीक ना, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में इसी प्रक्रिया द्वारा पौधे खाना बनाते हैं, तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया में पौधे को क्या क्या चाहिए, देखो एग्जाम में अगर पूछ दिया ना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को क्या क्या चाहिए, कौन कौन पदार्थों की जरूरत होती है, कौन कौन से घटकों की जरूरत होती है, तो बताना कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को निम्नलिखित पदार्थों की, निम्नलिखित घटकों की जरूरत होती है। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे को क्या करते हैं कि वायुमंडल से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और मिट्टी से जल लेते हैं, और जल का सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O लिया जल कहां से, तो मिट्टी से, वायुमंडल से क्या लिया, CO2। और देखो पतिया में क्या होती है, क्लोरोफिल, ठीक ना, इसको पर्णहरित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्णहरित, इसको पर्णहरित भी बोलते हैं। क्लोरोफिल इंग्लिश हो गया, इसका हिंदी हो गया पर्णहरित। पतिया में पर्णहरित की सहायता से, पतिया में क्लोरोफिल के सहायता से सूर्य से क्या लिया, सूर्य प्रकाश, ठीक है। और देखो अब यह प्रक्रिया के दौरान वहां बनाया C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र है, और यहां पौधे का मान लो कि यह भोजन है, ठीक है। वहां भोजन बना लिया, और वहां भोजन तो बनाया, और साथ में
यहाँ प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा O2 बनाया, यानी कि ऑक्सीजन बनाया। किस रूप में? तो उपोत्पाद के रूप में, क्योंकि यहाँ मनुष्य इसका प्रयोग करते हैं, मनुष्य इसको लेते हैं, ठीक ना, इसलिए ऑक्सीजन को कहते हैं उपोत्पाद, ठीक ना। उसके बाद अंत में जल बनाया, ठीक है, और जल बनाया तो उसको छोड़ दिया वाष्पोत्सर्जन द्वारा, वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा। पौधे अपने रंध्रों से, पत्तियां में जो रंध्र होते हैं या तो तना में वात रंध्र होते हैं, उससे वाष्पोत्सर्जन विधि द्वारा जल को ऊपर वायुमंडल में छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यही सब है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, जिससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखते हैं जंतुओं में पोषण, ठीक है। जंतुओं में पोषण, देखिए एक जंतु जो अभी पढ़ा था लोग, यानी कि अमीबा और पैरामीशियम, ठीक ना। मान लीजिए कि यहाँ अमीबा है, क्या है? अमीबा। और अमीबा का जो संरचना होता है वह अनियमित आकार का होता है, ठीक ना। अनियमित का मतलब हो गया कि यह कहीं भी अपने आप को किसी भी रूप, किसी भी आकार का मतलब संरचना बना सकती है, लंबा चौड़ा गोलाकार, जैसा हो वैसा आकार का वह अपना संरचना तैयार कर सकती है। इसलिए अमीबा अमीबा के बारे में कहा जाता है अमीबा एक अनियमित आकार का जंतु है, ठीक ना। प्राणी संपोषी जंतु है। कैसा जंतु है? प्राणी संपोषी, ठीक ना। आइए अमीबा के बारे में जानते हैं। अमीबा जो अपना भोजन, यानी कि अपना भोजन जो यहाँ पर पढ़ना है, जंतुओं में पोषण, यानी कि जंतु जो अपना भोजन करते हैं, कैसे करते हैं, कहां से करते हैं ना। तो अमीबा अपना शरीर का जो भी सतह है ना, अपना शरीर के किसी भी आकार, कहीं भी अपना मुख बना सकता है, कहीं भी, नीचे भी, इधर बाएं दाएं ऊपर नीचे सब जगह मुख बना सकता है। अमीबा जो जहां से भोजन ग्रहण करता है ना, अमीबा जो अपना भोजन ग्रहण जहां से करता है, उस भोजन, उस जो यहाँ पर आकार बना है ना मुख के आकार का, हम लोग तो मान लीजिए कि अपना भोजन ग्रहण करते हैं यानी कि मुख से, मुख गुहा से, ठीक ना। वैसा ही अमीबा भी अपना भोजन ग्रहण करता है, जिस जिस स्थान से भोजन ग्रहण करता है उस स्थान को बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं? कुटपाद। इसको बोलते हैं कुटपाद। पूछेगा एग्जाम में, अमीबा अपना भोजन का अंतर्ग्रहण कहां से करता है? तो कुटपाद द्वारा करता है। कहां से करता है? कुटपाद द्वारा करता है। और अमीबा में अंदर जो उसका संरचना होता है, उसके अंदर बहुत से अन्य केंद्रक भी होते हैं, ठीक ना। और केंद्रक के बगल में एक संरचना होती है, ठीक ना, जो वह संरचना बाद में बनाया जाता है अमीबा द्वारा भोजन को पचाने के लिए, ठीक ना। तो अमीबा अपना भोजन जो पचाता है, वह अपना भोजन के पाचन के लिए वह एक अंग बनाता है जिसका नाम है भोजन रसधानी। क्या नाम है? भोजन रसधानी। भोजन रसधानी। तो अमीबा भोजन करता है, भोजन का अंतर्ग्रहण करता है कुटपाद द्वारा, और अमीबा उस भोजन का पाचन करता है भोजन रसधानी में। तो अमीबा कहां से भोजन करता है? कुटपाद से। और अपना भोजन कहां पचाता है? भोजन रसधानी में, ठीक है। एक होता है पैरामीशियम, वो भी प्राणी समपोषी होते हैं, ठीक ना। जो एक चप्पल की भांति होती है, उसके बगल में झिल्लीदार, झिल्ली नुमा होती है, ठीक ना। किनारे किनारे एक झिल्लीदार झिल्ली होती है, जिससे उसको आसानी हो पानी में तैरने के लिए, वहां पानी में आसानी से तैर सके, ठीक ना। यहाँ पैरामीशियम का भोजन है, और यहाँ पर पैरामीशियम अपना मुख तैयार कर लिया, ठीक है। यहां से भोजन आया,
ठीक है। और यहां से अमीबा अपना भोजन तैयार किया, तैयार नहीं किया, ग्रहण किया, ठीक ना। तो अमीबा अमीबा कह रहे हैं कि पैरामीशियम, यहाँ अमीबा है, अमीबा, ठीक है। और यहाँ पैरामीशियम है, पैरामीशियम, ठीक है। तब पैरामीशियम अपना भोजन का अंतर्ग्रहण, यानी कि पैरामीशियम अपना भोजन करता है यहां से, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका मुख। क्या बोलते हैं? कोशिका मुख। इसको बोलते हैं कोशिका मुख या साइटोस्टोम। पैरामीशियम जहां से भोजन ग्रहण करता है ना, उसको बोलते हैं कोशिका मुख या उसको बोलते हैं साइटोस्टोम। और पैरामीशियम जहां भोजन पचाता है ना, भोजन, उसको बोलते हैं भोजन रसधानी। क्या बोलते हैं? भोजन रसधानी, भोजन रसधानी, ठीक ना। तो अमीबा का भोजन ग्रहण करने वाला स्थान है, यानी कि अमीबा का जो मुंह है उसका नाम है कुटपाद, और अमीबा जहां भोजन का पाचन करता है उसका नाम है भोजन रसधानी। और पैरामीशियम अपना भोजन जहां से ग्रहण करता है उसका नाम है कोशिका मुख या साइटोस्टोम, ठीक है। और पैरामीशियम जहां भोजन पचाता है उसका नाम है भोजन रसधानी, यानी कि दोनों दोनों भोजन जो पचाता है उसका नाम है, उस अंग का नाम है भोजन रसधानी जहां भोजन पचा रहा है। लेकिन इसका खाने वाला स्थान है कुटपाद और इसका खाने वाला स्थान है कोशिका मुख या साइटोस्टोम, ठीक है।